बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 8 मई और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई और केस था 6 जजेस का ख़त जो उन्होंने जुडिशल काउंसिल को लिखा था, और उस ख़त के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। अभी तक फुल कोर्ट बेंच तो काजी साहब ने नहीं बनाया। ऐलान बहुत किए थे, इसमें भी एक अदद फ्रॉड का सामना है पूरी कौम को और 6 जजेस को। हालांकि पूरे का पूरा ऐलान हुआ था कि फुल कोर्ट बनेगा। याद कीजिए, ईद से बहुत पहले इसकी समाअत हुई थी, फिर बहाना लगाकर 1 महीना इसे डिले किया गया था कि ईद पर जजेस मौजूद नहीं है, ईद के बाद जब जजेस आएंगे तो फुल कोर्ट बनाया जाएगा। लेकिन ईद गई, अब बड़ी ईद आने वाली है, लेकिन अभी भी काजी साहब को फुल कोर्ट बनाने की जो है वो फुर्सत नहीं मिली। बहरहाल आज जिन जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच था उनके सामने ये केस लगा और वहाँ पर फिर वो हुआ जो होना चाहिए था, मैं यही कहूँगा। जस्टिस अतर मिनल्ला एक दफ़ा फिर छा गए। जैसे नीचे जस्टिस बाबर सत्तार तगड़े तरीके से खड़े हैं, ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला तगड़े तरीके से फेस कर रहे हैं। बहादुरी के साथ वो तमाम जो प्रेशर है इस टाइम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, ISI का, चौधरी निज़ामुद्दीन का, उसको एक तरफ रखकर आइन और कानून को सीने से लगाकर वो सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। जाहिर है उनके खिलाफ भी बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर बकवासियात हो रही हैं, लेकिन उन्होंने समाअत के दौरान दोबारा फरमाया कि वो जज ही नहीं जो सोशल मीडिया पे होने वाले प्रोपेगेंडे के प्रेशर से अपने फैसले को तब्दील करे। मैं वो जज नहीं हूँ, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, मैं वही फैसला करूँगा जो मेरे ख्याल में आइन और कानून के मुताबिक होगा। बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत थी आज। समाअत के दौरान जो पाकिस्तान बार काउंसिल के हेड हैं, उन्होंने अदालत को कहा कि ये जो आप लाइव ट्रांसमिशन करते हैं ना सर, इससे बड़ा मनफी असर पड़ता है। इससे लोग अदालत की इज़्ज़त कम करेंगे, लोगों को बहुत सारी आपके दरमियान जो तशनगी, उन्होंने कहा तो नहीं है लेकिन कहने का मतलब उनका ये था। उन्होंने इस्तारों में बात की कि ये जो जजेस के दरमियान में बहस हो जाती है और फिर जजेस बड़े तल्ख रिमार्क्स दे देते हैं, अदालत की लाइव कार्रवाई बगैर किसी फ़िल्टर के बाहर चली जाती है, इससे जो अदालत का जो लोगों के ऊपर भरम है, जो अदालत की पोजीशनिंग है, जो अदालत का इमेज है, परसेप्शन है, वो ख़राब होगा। तो इसलिए ये लाइव ट्रांसमिशन को बंद कर दिया जाए। ये कोई और नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान बार काउंसिल के हेड कह रहे हैं। हालात देखें आज के वकील हजरात के, कि उन्होंने भी घोल के पी ली हुई है माजरत के साथ। वो भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर कोई सीधी बात हो, ट्रांसपेरेंसी हो। हालांकि वकला का तो काम है कि वो ट्रांसपेरेंसी पर बिलीव करें। लग रहा है कि चौधरी निज़ामुद्दीन ने ये समझा के भेजा था और हौफ वाली दी थी उन्होंने, ताकि काजी साहब इस पर छक्का मारें बाहर कि देखें मैं तो लाइव कवरेज चाहता था, लेकिन अब आपने कहा तो मैं नहीं करवाऊंगा। इससे पहले कि काजी साहब ये कहते, जस्टिस अतर मिनल्ला ने दोबारा से गिची से दबोच दिया, गिची से मतलब गर्दन से दबोच दिया। उन्होंने कहा कि 76 साल से हम झूठ बोल रहे हैं कौम के सामने। आपको किसने कह दिया कि बड़ा वकार है अदलिया का? हमारी परसेप्शन पहले ही ख़त्म हो चुकी है, हमारा वकार पहले ही ख़त्म हो चुका है, कोई वकार मौजूद नहीं है। अपने आप को झूठी तसल्लियाँ ना दें। और 76 साल से कौम के सामने झूठ बोला जा रहा है और अब कौम के सामने सच बोलने की बात करें। उन्होंने कहा कि जजेस से तकाजा किया जा रहा है, सेशन कोर्ट के जजेस से तकाजा किया जा रहा है कि अगर ISI का या इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई अफसर उनको तंग करे तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। जज साहब ने कहा कि आपको याद नहीं है परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जब 3 नवंबर को एमरजेंसी लगाई गई थी और जजेस को पकड़कर घरों में बंद कर दिया गया था? उससे बड़ा जजेस के साथ ज़्यादती और क्या होनी है? क्या उन जजेस ने, जब अदलिया बहाल हो गई थी वकला की तहरीक के बाद, और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ये मेरा एनालिसिस है कि बार बार आपको मैंने बताया कि उस ज़माने में चौधरी निज़ामुद्दीन का आधा हिस्सा मीन जनरल कियानी जो है वो उस तहरीक को चलवा रहा था। बहरहाल जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि जब जजेस की बहाली हो गई उसके बाद भी 3 नवंबर की जो एमरजेंसी लगी थी और जजेस के मुंह पर थप्पड़, ये अतर मिल्ला साहब ने नहीं कहा लेकिन मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि इफ्तिखार चौधरी साहब के मुंह पर थप्पड़ भी मारा गया था। तो उन्होंने कहा कि उन जिनको घरों में बंद किया था, जिन्होंने किया था, क्या जजेस ने वापस आकर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत शुरू की थी? क्या उनको कोई वो सज़ा दे पाए थे? जवाब है नहीं। तो जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं एक सेशन जज से, एक लोअर कोर्ट की अदलिया से, कि वो ये सब कुछ कर ले जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये नहीं कर सकते। फिर जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस मंदोखेल के दरमियान में भी बहुत मज़ेदार गुफ्तो शनीद हुई। इसी शिकवा जवाब शिकवा उनके दरमियान में भी चलता रहा। लेकिन असल मार का तब आया जब जस्टिस अतर मिल्ला जो है वो नंगा कर रहे थे इस पूरे सिस्टम को और बता रहे थे कि किस तरीके से जजेस पर प्रेशर है और अभी भी है और पहले भी रहा। और काजी फायज ईसा साहब
जो है वो बीच में उनको टोकने की उन्होंने 3-4 दफ़ा कोशिश की, जो वो दूसरे जजेस के साथ भी करते हैं। मीन नॉर्मली छोटे बच्चे भी घर में बैठे हो ना, वो ये काम नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता होता है कि ये बुनियादी आदाब के ख़िलाफ़ है कि एक शख्स बात कर रहा है तो उसकी बात को टोका जाए। काजी साहब क्योंकि मुन्ने से बच्चे हैं, तो वो फिर बुनियादी जो कल्चर की बुनियादी ट्रेनिंग्स होती हैं, अपब्रिंगिंग की बुनियादी ट्रेनिंग्स होती हैं, उनकी होंगी, ज़रूर होंगी, बहुत अच्छी होंगी, लेकिन वो अदालत में उनको बालाए ताक रखते हुए फिर दूसरों के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज आगे जस्टिस अतर मिल्ला थे, काजी साहब जो पंजाबी में उसको कहते हैं लेला दंदे रहे, मीन कोशिश करते रहे सारी, लेकिन अतर मिल्ला साहब ने एक ना चलने दी, उन्होंने अपनी बात पूरी की। ये ज़रा सुनिए क्या हुआ। जब अतर मिल्ला साहब बोल रहे थे तो काजी साहब ने बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश की, तो फिर अतर साहब ने क्या किया, सुनिए ज़रा। आपने कह दिया ना, देखें प्रेसिडेंट साहब, हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है, जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल इरोड है। पीपल डू नॉट आप सॉरी टू से आई हैव टू इंटरप्ट, प्लीज प्रोसीड विद योर केस। पीपल मस्ट नो द ट्रूथ। Yes, my lord. डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट। My lord, the truth. आपने सुन लिया कि काजी साहब बार बार इंटरप्ट करने की कोशिश करते रहे, बार बार डाइवर्ट करने की कोशिश करते रहे सारे मौजू को। और जस्टिस अतर ने कहा कि अब जो दूसरी हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने जो कुछ बता दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तो साइड पे रखें, जो दूसरी हाई कोर्ट्स ने बताया है सब कुछ कि जो कुछ हो रहा है, और उन्होंने कहा ये तो दस्तूर का हिस्सा बन गया हुआ है, यही होता है, और इसको रोकने के लिए हमने आज कुछ ना किया तो फिर कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। ये अब 6 जजेस का मसला नहीं, ये पूरी अदलिया का मसला है, ये जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा, और हम सबको इकट्ठे होकर इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा और इस बकवास को बंद करना पड़ेगा। ये बकवास का वर्ड उनका नहीं था, मतलब इस बेहूदगी को बंद करना पड़ेगा। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के एहलकार जो हैं वो जजेस को धमकाकर उनसे फैसले करवाते हैं, और उन्होंने कहा ये कोई नई बात नहीं, ये पाकिस्तान में बहुत पुरानी चल रही है। बहरहाल ये 6 जजेस के केस की जो समाअत थी, इसमें काजी साहब ने आज एक दफ़ा भरपूर फिर से वकालत करने की कोशिश की चौधरी निज़ामुद्दीन की, लेकिन जस्टिस अतर मिल्ला तन कर खड़े रहे और उन्होंने तमाम प्रेशर अपने कंधों पर लिया और बिल्कुल भी काजी साहब को गेट अवे नहीं होने दिया। इसके अंदर उनको बिल्कुल भी अपना एजेंडा पूरा नहीं करने दिया, और जस्टिस मंदोखेल ने भी बहुत ही उम्दा रिमार्क्स दिए। और देखते हैं अब इसकी अगली समाअत पर फुल कोर्ट बनती है या नहीं। अभी तक तो काजी साहब इसमें से राय फरारी इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान बार कौंसिल वालों ने भी कह दिया कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब जो भी इंक्वायरी होगी उसके नताइज अच्छे ही आएंगे। उसकी वजह ये कि इस टाइम काजी साहब अकेले खड़े हैं। कल भी मैंने आपको बताना था, जब आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीनी हुई सीटों के ऊपर, वो फिर लंबा हो गया था वीलॉग में, उसमें ये बात नहीं कर सका था, तो आज मैं बता देता हूँ आपको कि आपके जहन में सवाल होगा कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस मज़हर अली का 3 रुकनी बेंच बना था, जिन्होंने छीनी हुई सीटें वापस छीन ली उनसे पार्टी से, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो नहीं थी, लेकिन जिन दूसरों को दी थी उनसे वापस छीन ली। तो आप सोच रहे होंगे, आपके जहन में ये होगा कि काजी साहब ने ये बेंच कैसे बना दिया, जब उनको पता है कि जस्टिस अतर मिल्ला भी बड़े इंडिपेंडेंट हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह भी बहुत इंडिपेंडेंटली रिमार्क्स दे रहे हैं, तो ये बेंच उन्होंने कैसे बना दिया? वो खुद क्यों नहीं बेंच में आए और तहरीक इंसाफ को इतनी आसानी से सीटें वो कैसे जो पीडीएम को दी गई थी वो वापस छिन जाने दी, क्योंकि उनकी तो अपनी एक्सटेंशन लटक रही है सारे मामले में। तो ये सवाल आपके दिमाग में होगा, तो उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है पाकिस्तान का मरवजा, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज अकेले बैठकर कोई भी दरखास्त नहीं सुन सकता। जी हाँ, सेशन कोर्ट में या सिविल जज अकेले बैठकर सुनता है। सुप्रीम कोर्ट का जज अकेला जो है वो किसी काम का नहीं होता। पाकिस्तान के कानून आइन के मुताबिक अकेला जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठकर फैसला कोई भी केस नहीं सुन सकता, ना फैसला दे सकता। कम से कम 2 जजेस बैठकर फैसला सुन सकते हैं और एक जज नहीं। और अगर नीचे ज़्यादा जजेस ने केस सुना हो तो फिर ऊपर भी बड़ा बेंच बनाना पड़ता है, ऊपर सिर्फ 2 जजेस के बेंच का फिर फैसला नहीं करना पड़ता। ये भी एक तरतीब है। अब जो नीचे केस आया है वो जाहिर है 2 से 3 जजेस ने सुना होगा कम से कम पेशावर हाई कोर्ट में, तो ऊपर कम से कम 3 जजेस का बेंच बनाना पड़ेगा। तो काजी साहब एक ते मैं हो गया, तो दूसरा और तीसरा कहाँ से लाना है? अब काजी साहब 6 जजेस के ख़त के बाद जो पूरी दुनिया में तोय तोय हुई है,
उसके बाद कोई भी जज काजी साहब के साथ खड़े होने को तो तैयार नहीं है, तो काजी साहब रह गए अकेले, मैं तो मेरा दिलबर जानी। एक तरफ रह गए हैं चौधरी निज़ामुद्दीन साहब अकेले और दूसरी तरफ काजी साहब अकेले रह गए। तो अब काजी साहब सुप्रीम कोर्ट में अकेले हैं, उनमें कोई भी इवन जो जूनियर मोस्ट जजेस हैं वो भी इस गंद का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए काजी साहब मजबूर थे। अगर वो खुद बेंच में कूदते और ये कालक अपने ऊपर मलने की कोशिश करते तो वो तो मल लेते, लेकिन जो 7 जज होता अगर वो मुखालिफ फैसला देता तो फिर एक एक से फैसला फिर खराब हो जाता, फिर काजी साहब क्या करते। तो इसलिए काजी साहब के हाथ अब बंद गए। आप कहते होते ना इस मुल्क में कोई बेहतरी नहीं, ये वो बेहतरी हुई है जो 6 जजेस ने खत लिखा है। और मैं बार बार कह रहा हूं 6 जजेस का खत जो है वो आपके वोट की वजह से मुमकिन हुआ है। तो 6 जजेस ने खत लिखा, उससे अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी एम्पावर हो गए हैं, वो तगड़े तरीके से इसका डिफेंड कर रहे हैं। और अब काजी साहब के पास कोई स्पेस नहीं रही कि वो अपने साथ जो है वो बेंच में और लोगों को बिठाकर तो कोई काम डाल सकें। तो इसलिए काजी साहब मजबूर है। आज इस बेंच में वो अपने ताई माहौल ख़राब करने की भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन आज भी आप देख लीजिए कि जस्टिस अतर मिल्ला ने उनको गिच्ची से पकड़े रखा, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें, और उनको बिल्कुल भी इस केस से इधर उधर या राह मुस्तकीम से हिलने की जो वो कोशिश कर रहे थे वो कामयाब नहीं हो सकी। तो ये जो 6 जजेस का ख़त है, इसका केस जो है ये इंशाल्लाह कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर निकालेगा। चौधरी निज़ामुद्दीन इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। और उनकी दूसरी परेशानी आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी। ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तो भरपूर मुदल्लल किस्म का एक वीलॉग जो है वो कर दिया है कल, और वो आपके सामने दोबारा लिंक भी आखिर पर उसका रख देंगे। जो मेरा इससे पिछला वीलॉग है वो उसी पर है, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मेरा उसके ऊपर मुदल्लल जवाब। ज़रूर सुनिएगा अगर आपने नहीं सुना। उसमें एक एक करके हमने हिस्से बखरे किए हैं। जो DG ISPR है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी गलत बयानियाँ और उनकी मुँह शगाफियाँ, और उन्होंने जो मंजन बेचने की कोशिश की, जो पिटा हुआ बयानियाँ उन्होंने बेचने की कोशिश की, और जो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा जो फेल हो चुका है उसको लोगों को सेल करने की कोशिश की, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उड़ा कर रख दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। रऊफ़ हसन साहब ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ही आप ये कहें फ्रंट फुट पर खेलते हुए उन्होंने जिस ज़ुबान में बात की गई थी DG ISPR की तरफ से उसी ज़ुबान में उन्होंने जवाब दिया, और भरपूर तरीके से उन्होंने कहा कि अब आपने कमीशन बनाने का कहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहता है कि अब आप कमीशन बनाएं। हर 2 महीने बाद ये चुगलखोरों की तरह आकर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस झाड़ देते हैं, उसके बाद पतली गली निकल जाते हैं, ना अदालतों में कोई सबूत देते हैं 9 मई वालों का, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत देते हैं, यहाँ तक कि जो CCTV फुटेज है वो तक तो आप मुहैया नहीं करते, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे बल्कि सबूत लाएंगे, और अब जुडिशल कमीशन बनेगा और वो 2014 के धरने की भी इंक्वायरी करे, अभी के भी आपके कारनामों की सारी इंक्वायरी करे, 8 फरवरी की इंक्वायरी करे, इमरान खान पर हमले की इंक्वायरी करे, ये तमाम चीज़ें जो कुछ भी हुआ है पिछले 2 सालों में जनरल बाजवा से लेके ऑनवर्ड, उस सारी चीज़ों की जो है वो इंक्वायरी करे। बहरहाल अभी जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके ऊपर जितनी सोशल मीडिया के ऊपर उनकी दुर्गत बनी है वो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी DG ISPR, इनकी भी पहले मैंने बनती नहीं देखी। जितनी तनकीद उन पर हुई है, जितना मुहासबा उनका हुआ है, जितनी उनका दूसरे लफ्ज़ों में जितनी उनकी मीम्स बनी, अब उनको और गुस्सा आना है। अब उन्हें लगना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जी हमारी तहकीर कर रही है सोशल मीडिया पे, ये सोशल मीडिया के ऊपर बेजा तनकीद हो रही है। देखिए, आप जब लोगों को हाफ वॉली देंगे तो वो छक्का तो मारेंगे ना। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरू किया आपने कि हम ये गैर सियासी है और सिर्फ प्रोफेशनल इसमें बात होगी, पेशावराना बात होगी और इसमें दफाई अमूर से रिलेटेड बात होगी, और फिर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर की, रिकॉर्डिंग्स लेके आए, वीडियोज़ लेके आए, ऑडियोज़ लेकर आए। तो अब आपको लगता है कि पब्लिक इतनी जो बेतौकीरी की आपने अपनी बात की, अपने अल्फाज की जो आपने बेतौकीरी की, किसी ज़माने में आपके अल्फाज की बड़ी तौकीर होती थी, जो आपने अपनी बेतौकीरी कर ली हुई है, और पब्लिक को आपने बिल्कुल इस टाइम ऐसी जगह पर ला खड़ा कर दिया जहां वो आपकी एक लफ्ज़ का भी यकीन नहीं करते, आपके किसी बयानिए का यकीन नहीं करते, क्योंकि आपने इतना झूठ बोल दिया हुआ है। और इसमें पूरे इदारे का कसूर नहीं है, इसमें ऊपर बैठे चंद लोगों का कसूर है जिन्होंने इतनी, आप ये कहें कि दीदा दिलेरी से झूठ बोले, इतना झूठ बोला है कि अब लोग आपके किसी बयानिए को लेने को तैयार नहीं है। तो कल से DG ISPR जो है
उनको एक तो तगड़ा जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिला है, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर आवाम ने बहुत ही भरपूर मुहासबा किया है उनका, और मुझे लग रहा है कि अब सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाने का अमल और तेज़ हो जाएगा, क्योंकि डीजी ISPR को अब समझ नहीं, वो पहले ही थोड़ा सा उनका वो थोड़े से मुकम्मल कंपोज नहीं थे, बहुत ज़्यादा हिल रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पर बात करते हुए। ही डिडंट हैव द आई कॉन्टैक्ट, ही डिडंट हैव द जो एक कंपोजर होता है ना बात करते हुए, एक रिजॉल्व होता है, एक आपका कॉन्फिडेंस होता है अपनी बात के अंदर, वज़न होता है आपकी बात के अंदर। वो पहले ही हिले हुए थे मुकम्मल, भरपूर प्रेशर के अंदर वो नज़र आए थे, भरपूर प्रेशर के अंदर। उनके अल्फाज, उनकी आंखें, उनका दिमाग, उनका दिल कहीं पर भी उस बयानिए का साथ नहीं दे रहा था जो वो बुनने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल भरपूर उनके ऊपर इस टाइम तनकीद हो रही है, और ही आस्क्ड फॉर इट। ये तनकीद ऐसे ही नहीं हो रही, ही आस्क्ड फॉर इट। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये एक ऐसा मंजन दोबारा बेचने की कोशिश की जो पिट चुका, और फिर उसमें उन्होंने जो इस्तारे यूज़ किए कि इमरान खान को कम वोट पड़े, ज़्यादा पड़े, उसके ऊपर आवाम उनको मुकम्मल तरीके से स्कूल कर रही है, एजुकेट कर रही है कि वोटिंग पैटर्न क्या होते हैं, वोटिंग परसेंटेजेस क्या होती हैं, किसी भी मुल्क के अंदर मेजॉरिटी क्या होती है, उस मेजॉरिटी की आवाज़ होती क्या है। ज़ाहिर है उनको नहीं पता, उनके जो एडवाइज़र्स हैं वो इतने स्टूपिड हैं जिन्होंने उनसे ये बातें करवाई। मेरे नहीं ख्याल में कि ये खुद इतनी हल्की बातें करने वाले इंसान हो सकते हैं, क्योंकि डीजी ISPR हैं, आखिर ये अकल रखने वाले शख्स होंगे। लेकिन जिसने भी इनका ब्रीफ बनाया है वो कोई इंतहाई स्टूपिड आदमी था, उसने ऐसी ऐसी बातें इनसे करवाई हैं कि जो अभी तक लोगों ने लाफिंग स्टॉक उनको बनाया हुआ है। अच्छा जी, अगली खबर जो मोहसिन नकवी और काकड़ साहब का मामला है, वो समीउल्लाह कलीमुल्लाह दोबारा हो रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने नया ऐलान ठोक दिया है, उन्होंने कहा कि लोग मेरी इंक्वायरी करवाना चाहते हैं गंदम स्कैंडल में, लेकिन लोगों की ये ख्वाहिशात पूरी नहीं होगी। मोहसिन नकवी साहब, आप तो इस टाइम खुदा न खास्ता कोई और दावा भी कर देना जनाबे वाला, तो तब भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आप तो एक कलब दो जान की कशमकश में, या पता नहीं दो जान एक कलब की कशमकश में, मीन आम लोग तो और डिफरेंट कशमकश में होते हैं। आपके सिचुएशन में हमें नहीं पता कि एक कलब दो जान है या दो कलब एक जान है। बहरहाल आप तो उस कशमकश में हैं जनाब चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ है। आपको कौन हाथ लगा सकता? आपको तो हमारी बाजी जो है वो नहीं हरा सकी, ना ही IG इस्लामाबाद अकबर दुरानी और फिर नासिर रिजवी के ऊपर, और ना ही वो अपना DPO चेंज कर पा रही हैं, और ना ही आपकी कही हुई किसी बात के ऊपर कोई एतराज़ कर सकता है। राना सनाउल्लाह तो मान गए थे कि आपकी मेहरबानी, आपने वज़ीर आज़म बनने की ज़िद नहीं कर ली, आप वज़ीर दाखिला पर ही राज़ी हैं। किस माई के लाल में जुरत है कि जो गंदम के ऊपर 300 से 500 अरब की चोरी की गई, जिसमें आप भी ज़ाहिर है उस सारे स्कैंडल का मेन हिस्सा हैं, और चौधरी निज़ामुद्दीन भी, आपकी तरफ कौन आंख उठाकर देख सकता है? आपसे कौन पूछ सकता है सर? आपके पीछे चौधरी निज़ामुद्दीन है, लेकिन वे बुलिया असीम मरना नहीं, गौर पिया कोई और। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि जब इंसान पूरे तम तड़ाक के साथ बैठा होता है ना, उसे लगता यही है, लेकिन बुल्ले शाह बहुत पहले बता गए हैं, और उससे भी पहले, बहुत पहले हर मुसलमान को पता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हम सब ने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। हर अरूज को ज़वाल है और हर ज़वाल को अरूज है। इंतज़ार कीजिए, वक्त बदलने दीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी इंक्वायरी कौन करवाता है और कैसे करवाता है, लेकिन अभी शायद वक्त लगेगा। अच्छा जी, एक और ख़बर आपको देते हैं, और वो है CPEC से। बार बार हमें CPEC बताया जाता था, जो मियाँ साहब को मिला था तोहफ़ा। CPEC के हमने आपको बता दिया था कि जो पावर सेक्टर के सिर्फ कर्जे हैं ना, वो अब 550, 550 से 550 अरब के कर्जे वो हो गए हैं। जी हाँ, 550 से 550 अरब के बिजली घरों के कर्जे जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। आपको हमने ये भी बताया था कि पाकिस्तान की गंदम पूरे साल की सारे किसानों की मिला के 3000 अरब की बनती है। सिर्फ बिजली घरों का किराया आपने 2200 अरब रुपए देना है। आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आप सोलर पर जाकर करेंगे तो फिर भी ये किराया आपको देना पड़ेगा कम। मसलन अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं और 100 यूनिट में बिजली की असल कीमत, एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप 1000 रुपया देते हैं और साथ 3000 आप इस किराए की मद में देते हैं, अगर आप अब सोलर लगवा लें और आप सिर्फ 50 यूनिट इस्तेमाल करें तो बिजली की असल कीमत, अगर आपको लगता है कि अब 1000 की जगह पर आप 500 देंगे, बिल्कुल आप 500 देंगे, लेकिन वो 3000 आप साथ वैसे का वैसा ही देंगे। वो जो किराया है ना बिजली का, वो आप वैसे का वैसा पूरे का पूरा, भले बिजली ना भी इस्तेमाल करें, कनेक्शन लगा हुआ है तो आपको देना पड़ेगा। और अगर आप कनेक्शन कटवा भी देंगे ना, तो अगले आने वाले दिनों में हुकूमत ऐसा कानून बनाएगी कि हर पाकिस्तानी को ये कर्जा देना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये किकबैक्स जब लिए गए थे तो इतने महंगे ये मंसूबे लगाए गए थे कि ये पूरी दुनिया में ऐसे मंसूबे नहीं लगे हुए। तो अब जो चीनी कंपनियां हैं ना, जो खबर आज की है वो ये है कि जो चाइनीज़ कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है
इन पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्होंने अब ये शर्त रखी है कि जो हमें मुनाफा पे करना है वो ऑफशोर अकाउंट्स में रखें, मीन पाकिस्तान में ना रखें, वो मुनाफा ऑफशोर अकाउंट्स में रखें हमें मुनाफा जो हमें वापस करना है, क्योंकि यहां तो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी का तो बेड़ा गर्क हो गया, हमें हमारा पैसा ना मिला तो हमें क्या पता। तो हमें अब ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान के बैंकों पर और पाकिस्तान के सिस्टम पर, तो ऑफशोर रखें ये सारा पैसा, ताकि अगर हमारे आप लोग डूबते भी हैं तो हमारा पैसा हमें जरूर मिल जाए। ये उन्होंने नई रिक्वायरमेंट रखी है जनाब। तो आप खुद सोच लें कि मामला किधर जा रहे हैं। अब वो चीनी कंपनीज जो है वो पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम और पाकिस्तान की माशी हालात पर ये, और कल ही टिकर्स हमने आपके सामने रखे थे परसों ही, जो डीजी ISPR साहब ने इनडायरेक्टली जारी किए थे। कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुखलस क़यादत जो है उनके ज़ेरे साया पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है, और पाकिस्तान ने पता नहीं क्या कुछ कर दिया है पिछले 1-2 साल के अंदर, और अब हालात ये हैं वो हमने आपके सामने रख दिया है। अच्छा जी, IMF ने 1300 अरब के नए टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। जी हाँ, IMF ने कहा है कि 1300 अरब के नए टैक्स। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। बिजली आपकी अब 100 रुपये यूनिट के करीब पहुंच गई है, गैस 4-5 दफ़ा महंगी हो चुकी है, आटा आपका सस्ता किसान ने थोड़ी देर किया था, अब तंदूर वाले जो हैं वो भी 16 रुपये की रोटी नहीं दे रहे, वो भी 20 रुपये की। इस्लामाबाद में नोटिफिकेशन वापस हो गया है। महंगाई बाकी क्या हुई है मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन IMF ने कहा है कि 1300 अरब रुपए के पाकिस्तानियों के ऊपर टैक्स और लगाएं। जब आप ये सोचते हैं ना कि जी ये ऊपर कौन गवर्नमेंट करता है, हमें क्या, अक्सर गांव के लोग कहते हैं जो गरीबानों की उत्ते वाले उतलियां जान, ये होता है। आपको ये समझने की जरूरत है, आपकी माचिस तक महंगी होती है जब गलत बंदा ऊपर बैठा होता है, आपकी खाद की बोरी महंगी होती है, आपका साइकिल महंगा होता है, साइकिल का टायर महंगा होता है, बिजली का यूनिट महंगा होता है, बच्चे की फीस, जो बच्चे के जिस्म पर कपड़े का आप मीटर लेकर जो आप उसकी निकर सीते हैं ना वो तक महंगा होता है, जो सीने के लिए धागा इस्तेमाल होता है वो तक महंगा होता है, आपने जो दवाई खानी है वो तक महंगी होती है। तो हुक्मरान कौन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होता है जब आप वोट देने लगते हैं, और कई दफ़ा वोट बेच देते हैं या बरादरी के चक्कर में या किसी और चक्कर में। इस दफ़ा तो खैर नहीं हुआ, आपने इमरान खान को वोट डाला, मैं पुराने ज़मानों की बात कर रहा हूँ, पुराने इलेक्शंस की। तो ये 1300 अरब के आप नए टैक्स लगेंगे इन चोरों की वजह से, और भरेंगे आप हर चीज़ में, महंगाई को आप फेस करेंगे। अच्छा जी, अब आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो हाई कोर्ट्स ने जजेस नॉमिनेट किए हैं उनके बारे में एक नया फड्डा पड़ गया है। आपको पता है कि हर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो जजेस को नॉमिनेट करते हैं। डिफरेंट हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ने जजेस नॉमिनेट किए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने किए, बलूचिस्तान ने किए, KPK ने किए, इलेक्शन कमीशन ने सभी को एक्सेप्ट कर लिया। पंजाब के जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जजेस नॉमिनेट किए तो इलेक्शन कमीशन ने राजा साहब ने रिजेक्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि आप हमें 6 जजेस का नाम ना भेजें, बल्कि 20 जजेस भेजें, उनमें से 6 जजेस हम चुनेंगे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। ये बाकी तमाम हाई कोर्ट्स के लिए अलग असूल और लाहौर के लिए अलग क्यों ना हो। वहाँ NA 30 में 130 में NA 130 में नवाज शरीफ जाली तरीके से जीता है, मरियम साहबा पूरी नून लीग पंजाब में जाली तरीके से जीती है, वहाँ जजेस ने सही फैसले दे दिए, तो क्या बनेगा। तो अब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस चीज़ से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वही जज होंगे जो मैंने भेजे हैं, जैसे दूसरी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ने आपको नाम भेजे वैसे ही मैंने भेजे, मैं ये फैसला चेंज नहीं करूंगा। इस खबर को हम टेलगेट करेंगे, फॉलो करेंगे, जो भी अपडेट हुई आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये टाकरा बना हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब का। देखते हैं क्या बनता है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।